नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अवैध खनन पर लगाम कब लगेगी, सवाल आज भी बरकरार है। यमुनानगर हो नूह, अब भी खनन माफिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हालांकि अब सरकार माफियाओं से निपटने के लिए एक्शन में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यमुनानगर जिले का खनन कारोबार प्रदेश में सबसे बड़ा कारोबार है, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से अवैध माइनिंग भी जारी रही। अब हरियाणा सरकार के आदेश पर माइनिंग विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। यमुनानगर जिले के अलग अलग इलाकों में जहां 5 नाके लगाए गए थे, तो वहां अब 2 और नाके लगा दिए गए हैं। इसी के चलते यमुनानगर जिले के अलग अलग इलाकों में 140 गाड़ियां अवैध खनन से भरी पकड़ी गई हैं, जिसमें 19 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। सरकार के राजस्व में भी अवैध माइनिंग कम होने से भारी बढ़ोतरी हुई है। जो ठेकेदार अवैध माइनिंग के चलते घाटे में चल रहे थे, वो भी मुनाफे में आ रहे हैं। बता दें कि यमुना के इलाके गुमथला, जटलाना समेत अन्य इलाकों में अवैध खनन के मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते एनजीटी की टीम ने इन इलाकों का दौरा किया था। माइनिंग अधिकारी ने बताया कि नियमों की पालना न करने के चलते 3 प्रमुख कंपनियों के खिलाफ एनजीटी ने 18 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जो हरियाणा प्रदूषण विभाग के पास जमा कराया जाना है। जो हमारी लीगल लीज चल रही है सरकार के द्वारा, जो ठेके के ऊपर दी गई है बोली के द्वारा, वो 10 लीज चल रही है, जिसमें से 4 यमुना नदी के अंदर चल रही है, 6 जो है वो बाहर चल रही हैं। और जहाँ तक अवैध खनन का सवाल है, पिछले 3 महीने में लगभग 140 गाड़ियाँ जो है अवैध खनन में या अवैध खनन सामग्री के परिवहन में पकड़ी गई हैं और 19 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस दौरान यह सारा संभव तब हो पाया जब 7 नाके जो है पूरे ज़िले में अलग अलग स्थानों के ऊपर लगाए गए हैं। उन 7 नाके लगाने का जो परिणाम मिला है वो ये है कि जो लोग अवैध खनन करते थे, अवैध खनन करके उनका कोई बिल वगैरह नहीं चढ़ा पाते थे पोर्टल पे, और जो फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, जो बजरी है, क्रशर वाले जो निकालते हैं, वो भी बिना बिलों के गाड़ियाँ निकलती थी और चेक पोस्ट लगने के बाद वो बिल्कुल ना के बराबर रह गया और इसके कारण ही अवैध खनन के ऊपर पूरी तरह से लगभग रोकथाम लग गई। तो माइनिंग अधिकारी को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे थे। तो यमुना के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अवैध खनन का खेल चल रहा और उन पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्रवाई भी हो रही है। आज चर्चा हम अवैध खनन को लेकर ही करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो एक्शन हुआ वो 3 कंपनियों के ऊपर हुआ है, जिनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो सवाल यही है कि अवैध खनन के धंधे पर कब पूरी तरह से लगाम लगेगी। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल ये कि अवैध खनन के धंधे पर कब लगेगी लगाम, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का कारोबार चल रहा है तो पूरी तरह से कब बंद हो पाएगा, ये अहम सवाल है। खनन माफियाओं से निपटने के लिए क्या है रणनीति, सबसे अहम सवाल कि क्या रणनीति प्रशासन तैयार कर रहा है या फिर उस रणनीति पर काम कर रहा है जिससे कि खनन माफियाओं से निपटा जा सके। सवाल यह भी अहम है कि किसकी शह पर अवैध खनन का धंधा चलता है, आखिर कौन लोग हैं जिनकी शह पर, जिनके संरक्षण में इस तरीके का कारोबार किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केवल ढींगरा हैं। केवल ढींगरा जी, आपका स्वागत है। एनएलओ से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं एडवोकेट वैराम सिंह। वैराम सिंह साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं चर्चा की। हम देख रहे हैं कि लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर पूरी तरह से लगाम कब तक लग पाएगी, क्योंकि अवैध खनन हो रहा है इसलिए ये लोग पकड़े भी जा रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा वंदना जी, क्या है रणनीति? पराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए पराग, कई बार क्या होता है कि कोई बीमारी बहुत पुरानी और जड़ों तक अंदर तक घुसी होती है, और मुझे लगता है हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है, जिसमें मैं अवैध खनन को भी उसी में काउंट करूंगी, ये जो अवैध खनन भी है वो भी जड़ों तक घुसा हुआ है।
और कई बार क्या होता है, जब बीमारी पुरानी हो जाए, ज्यादा गहरी घुसी हो, तो हमारे को क्या करना पड़ता है, पूरा जोर भी लगाना पड़ता है, उसकी दवाई भी अच्छे से करनी पड़ती है, सख्ती भी रखनी पड़ती है, हर एक चीज का ध्यान भी रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी कई बार समय लग जाता है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पीछे से बैठ के उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वहां पे उनका साथ दे रहे होते हैं, जिसमें कुछ पुरानी नीयत वाले अधिकारी भी हो सकते हैं, कुछ और व्यक्ति भी हो सकते हैं जो साथ में वो इन्वॉल्व हो। तो एक बड़ा कारण है कि इसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो नीयत है उसमें किसी प्रकार से भी कमी नहीं है। हम अवैध खनन को पूर्ण रूप से रोकना चाहते हैं, उसके लिए जितने भी स्टेप्स हमें लेने पड़े हम लेंगे। आप देखेंगे कि अगर हम टोटल अगर डेटाज पर भी नजर डालें, तो हमने टोटल जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो हमने रेवेन्यू को भी बढ़ाया है। कांग्रेस के समय में कहाँ 400 करोड़ होता था, हम 1023 करोड़ इस जो साल में है उसका रेवेन्यू को बढ़ा दिया है। अगर मैं पिछले सरकारों से कंपैरिजन करना जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप भी हम पर लगाए जाते हैं, तो उनको बताना भी जरूरी है कि इनके 10 साल में 871 एफआईआर हुई थी और हमारी 2407 साल की है, जिसमें और भी इंक्लूडेड है। जैसे आज ही मैं आपके चैनल पर ही सुन रही थी इस खबर को कि तकरीबन 140 गाड़ियां पकड़ी गई हैं और 19 एफआईआर हुई हैं। तो ये लगातार एफआईआर भी हो रही है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, और इसके अलावा जुर्माना जो है कांग्रेस के समय में 31 करोड़ लिया गया था और हम 154 करोड़, ये 7 साल का डेटा है जो मैं आपको बता रही हूँ, इतना जो हम जुर्माना है वो भी ले चुके हैं। इसके अलावा तमाम तरह की पॉलिसी बनाई गई है, अधिकारियों को अलग अलग तरह की डायरेक्शंस भी दी गई है, उनको कहा भी गया कि जिस प्रकार से मेवात में पीछे केस हुआ था, हमारे डीएसपी हैं उनके साथ जिस तरह से उन्होंने गुस्ताखी की है, करने की कोशिश किया है, तो गुस्ताखी की है, और हमने तब भी कहा था कि जो अपराधी है उसको हम न्याय के दरवाजे तक लेकर आएंगे और आगे व्यक्ति जो है अगला कोई ऐसा व्यक्ति करने से पहले सोचे, वो हम स्थिति बना देंगे, और वो हमने बनाने की पूरी पूरी कोशिश की और उसमें हम काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। अधिकारियों को लगवाना, इसके अलावा विभागों की हमने सामूहिक जिम्मेदारी तय कर दी है, ये किसी एक विभाग की नहीं, सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेवारी रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, हम अपना पक्ष एक बार और रखेंगे ताकि जिस एरिया में माइनिंग जो है वो अभी भी अलाउड नहीं है, तो उसको भी अलाउ करा दिया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस जो लीगली इस तरीके से इसको कर सके, बजाय इलीगली के। छोटी खनन इकाइयों को भी ठेके दिए जा रहे हैं ताकि वो इससे जुड़ सके। पहले की तरह नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी यमुनानगर का। यमुनानगर में टोटल 67 माइनिंग के जोन थे जो एक ही व्यक्ति को दिया हुआ था पिछले पूरे 10 साल में। हमने उसको डिवाइड किया है और 37 कंपनी को दिया है ताकि वो सभी को मिले, एक अधिकार नहीं हो, और भी कोई व्यक्ति इसमें काम करना चाहता है तो इस काम को करे। इसके अलावा हमने ई नीलामी करी है, ऐसा नहीं है कि अपने चहेतों को बांट दिया, ये स्थिति नहीं है। हमने वाहनों का ई रवाना पंजीकरण किया है ताकि जो वाहन लेकर जाते हैं खनिजों को, वो उसको ज्यादा नहीं भरे, डंपर को ज्यादा नहीं भरे, अगर कोई ज्यादा भरता है तो उस पर एक्शन का भी काम किया जाता है। तो तमाम तरह की जो स्टेप है, तमाम तरह की जो सख्ती है वो हमारे द्वारा की जा रही है। लेकिन मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि पुरानी बीमारी है, उखाड़ने में समय लग रहा है, लेकिन हमारी तरफ से ना नियत में कोई कमी है, ना एक्शन में कोई कमी है। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, वंदना जी कह रही हैं कि हम बीमारी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें काफी ज्यादा पुरानी हैं। देखिए, अवैध खनन की जड़ें जरूर पुरानी हो सकती हैं और जड़ें पुरानी भी उसके बीज भी हो सकता है इन्हीं की सरकार ने बोए हों। जिस समय ये चौटाला के साथ साझीदार थे, जिस समय बंसीलाल की सरकार थी, हो सकता है इसमें क्या बात है, लेकिन सरकार की मंशा के ऊपर बात है। सरकार इस बात को रोकने के लिए कितना कामयाब हुई, सरकार इस बात को काम करने के लिए कितना कामयाब हुई। 8 साल के अंदर अगर हम देखें इस सरकार का हिस्सा, तो इस सरकार के टाइम के ऊपर सिर्फ छोटे छोटे लोगों के ऊपर जुर्माने लगा के अपनी पीठ थपथपाना इस सरकार की पुरानी आदत है। और ये अपनी पीठ थपथपाई करके कोई भी आज तक कोई बड़ा मगरमच्छ जेल गया हो, अवैध खनन जो है बड़े बड़े माफिया है इसके पीछे, कोई आप बता दें, कोई वंदना पोकली जी की कोई ऐसा बड़ा आदमी इन्होंने गिरफ्तार किया हो, कोई ऐसे बड़े आदमी को मगरमच्छ को इन्होंने जेल में भेज दिया हो, तो मुझे बताएं, मेरे को भी समझ में आएगी कि इन्होंने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया। हाँ, यहाँ पे आके इस तरह की बातें करके भाग जाना, निकल जाना और डिबेट से ये कह के कि हमने इतना जुर्माना ले लिया, इसका क्या मकसद है? आपने देखा होगा उन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है
कि डीएसपी के लेवल के अधिकारी को अपने डंपर के नीचे कुचल देने करते हैं वो, और फिर भी ये कहते हैं कि हमें आज तक कोई बंदा आज तक पता लगा कि किन्होंने कुचलवाया उनको, कौन किस तरह से डीएसपी की मौत हुई और किसने कुचलवाया, कोई आदमी मिला? अगर वंदना पोपली जी इतनी जवाब दे देती तो मुझे लगता है कि हाँ कोई इनमें कोई सेंस है, बीजेपी सरकार में कोई कहने का मतलब है। हमेशा एक ही तौर पे बीजेपी रही है 8 साल के अंदर, एक ही काम है इनका, आपस में धर्म जातियों में लोगों को बांटो और बस अपना मौज करो। ये जो हरियाणा सरकार के ऊपर इतना बड़ा कर्ज का बोझ इस सरकार ने लादा है, वो ये कह रहे हैं हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर कर्ज क्यों बढ़ रहा है? अगर आपको सरकारी सैलरी देने के लिए इतना इतना पैसा हर महीने लेना पड़ रहा है कर्ज के रूप में, तो आप कौन सा इकट्ठा कर रहे हो पैसा? जो आप ये कह रहे हो कि हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, बीजेपी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पैसे का तो सवाल ही नहीं है इसके अंदर। इसका सवाल है अवैध खनन क्यों हो रहा है? अवैध खनन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकार की मंशा, नियत, नीति बिल्कुल खराब है, ठीक नहीं है। अवैध खनन तभी होता है। चलिए ओंकार सिंह साहब से थोड़ा समझते हैं, क्योंकि सरकार तो हरियाणा में उनकी भी रही है, पुरानी जड़ें हैं, काफी गहराई तक जड़ें जमी हुई हैं ओंकार सिंह साहब, जिनको खत्म करने में वक्त लग रहा है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना, कार्रवाई हो रही है तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं। पराग जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपने वो मुद्दा आज उठाया जो प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा हुआ है, खनन। और ये मेरा मानना भी है, आपका भी मानना है कि खनन माफिया इस वक्त सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हैवी है जी। और मैं अपनी बहन के भी बातें सुन रहा था, बहुत अच्छी भी लग रही थी, कह रही थी पुरानी बीमारी है, 8 साल हो गए हैं इनको। हमारे संविधान निर्माताओं ने वो सोच समझकर प्रत्येक सरकार के लिए 5 साल का समय रखा था, 50 साल का समय नहीं रखा था उन्होंने रखा था 5 साल का समय। 5 साल बाद दोबारा इलेक्टोरल वोटिंग में जाना है योगी सरकार। ये समय इसलिए रखा था कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो, कोई बड़ी बीमारी हो, कोई भ्रष्टाचार की ऐसी समस्या हो जो कि वहां उस समय नहीं थी, तो भी उन्होंने बहुत अक्लमंदी करके 5 साल का समय चुनाव कर रखा था, ताकि ये समय 5 साल का बहुत अधिक है। इस दौरान आप अपने हिसाब से सिस्टम को सेट कर सको, व्यवस्था को नियंत्रण में कर सको, प्रशासन को कंट्रोल में कर सको। अब देखिए कितनी अजीब बात है, जुलाई माह में ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद सितंबर माह में उसी नू में उसी स्थान पर दोबारा पुलिस पर पथराव होता है। मैं अंबाला की बात करूं, अंबाला में भी 2021 में, मई 2021 में आईएएस अधिकारी आई थी प्रीति, आरटीए का चार्ज था उनके पास, उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी। और अगर अंबाला की बात करूं, सिर्फ अंबाला जिले की बात कर रहा हूं पराग जी, में जी अंबाला जिले में 35 मुकदमे दर्ज हुए 2021 में, 150 वाहन जब्त हुए और 2.25 करोड़ रुपए जुर्माना लगा। मेरी बहन कह रही थी हमने जुर्माना भी बढ़ाया, पैसे भी इकट्ठे किए। भाई सरकार का काम पैसे इकट्ठे करना नहीं है, सरकार का काम जनता की सेवा करना है। आपने इस शुरू में 3 क्वेश्चन किए और बहुत ही महत्वपूर्ण किए। पहला प्रश्न आपने किया कि खनन माफिया पर नियंत्रण कब किया जाएगा। पराग जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस पे नियंत्रण इस सरकार के बस की बात नहीं है। 8 साल हो गए, जो अभी भी कह रहे पुरानी बीमारी है, तो कब करोगे नियंत्रण? अब तो रहे 1.5 साल गया तुम्हारा। दूसरा आपने पूछा कि इनकी रणनीति क्या है। मैं बताता हूं, इनकी रणनीति सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने की है। तीसरा आपने बोला कि ये किसकी शाह पर हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आप ऐसा कीजिए, अंबाला में, हरियाणा में सिर्फ 10 एमपी हैं जी। 10 एमपी में से जो नए एमपी बने थे, उन एमपी की 2014 की आय संपत्ति चेक कर लीजिए, आज की आय संपत्ति चेक कर लीजिए, उनकी और उनके रिश्तेदारों की, आपको पता लग जाएगा किसकी शाह पे हो रहा है। बड़ी बात कर रहे हैं सर। यमुनानगर मुख्य रूप से हैं, और नारायणगढ़ में सबसे ज्यादा खनन होता है। जी आऊंगा, वहां से हमारे एमपी आते हैं नायब सैनी जी। ठीक है, आप कीजिए ये काम। ठीक है, देखिए शाह किसकी हो सकती है जी। पराग जी, में 1 मिनट। पराग जी, आपकी शाह तो नहीं है, ओंकार सिंह की भी नहीं है, शाह तो सरकार की होगी। और ये तब तक
खनन माफिया चलता रहेगा जब तक ये सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा उनको, जब तक ये गठजोड़ नहीं तोड़ा जाएगा। गठजोड़ किसका? खनन माफिया का, ठीक है। सरकार के नेताओं का जी। और प्रशासनिक अधिकारियों का। बड़ी ये बात आप तीनों कर रहे में कहीं ना कहीं हैं। गठजोड़ वंदना है। जी हंस रही थी, आपकी बात पर जवाब मैं लूंगा उनसे, लेकिन उससे पहले मैं एडवोकेट साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर। परियाम सिंह साहब, चूंकि आप तो यमुनानगर से ही हैं, ग्राउंड पर लगातार स्थिति को आप देख भी रहे हैं, क्या चल रहा है ग्राउंड पर, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं इस अवैध खनन को लेकर? चूंकि आरटीआई के जरिए आप जानकारी भी इकट्ठी करते रहते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं और प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है क्या वो कारगर है? पराग जी, देखिएगा, सरकार की जो नीति थी वो एक पॉलिसी लाए थे कि खनन किया का एक एरिया निर्धारित किया जाए। मैं आपको पुख्ता प्रमाण दिखाता हूं जी। हरियाणा सरकार का लेटर है मेरे पास, मीमो नंबर 3979 STR 120-6552। इसमें स्पष्ट लिखा है कि खनन एरिया शुरू होने से पहले निर्धारित किया जाएगा और उस खनन एरिया का पट्टा वसीका रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का ये पत्र कह रहा है। परंतु आज 2022 में लोकल तहसील ये लिख के दे रही है कि आज तक एक सिंगल पट्टा वसीका रजिस्टर्ड नहीं। हाउ कैन बी पॉसिबल? बिना पट्टा वसीका के खनन हुई कहां, किसने बताया, कहां हुई, कितनी हुई, किस एरिया में हुई? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था। बिना पट्टा वसीका के अगर खनन होगी तो खनन निर्धारित क्षेत्र से बाहर होगी और ये गैर कानूनी खनन होगी, क्योंकि जो हमारा जो एरिया आता है वो बाढ़ प्रभावित एरिया है। और अगर बाढ़ प्रभावित एरिया की बात करें तो इस तरह से हो रही अवैध खनन कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लिए और पूरे, मैं तो कहूंगा, जिला यमुनानगर और हरियाणा के लिए एक आपदा लेके आ सकती है। क्योंकि जिस कदर से खनन बेअदबी से नियम तोड़ के हो रहा है और ये सरकार के पत्राचार में है। दूसरा पत्र मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिएगा, इरिगेशन विभाग 2016 में खनन शुरू हुई थी। 18 में मेरे को चिट्ठी के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें नहीं पता कि किस एरिया में और कितनी खनन यमुना नदी के अंदर हो रही है। यदि एक हरियाणा के अंदर जो अगर पब्लिक की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें और जनता को बचाने की बात करें तो इरिगेशन विभाग के ऊपर यमुना नदी के तटबंधों को बचाने का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। और इरिगेशन विभाग लिख रहा है कि हमें नहीं पता कि किस किस खनन एजेंसी ने यमुना नदी के अंदर खनन का टेंडर लिया है और कब से खनन कर रहे हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर जिसको सुरक्षा करनी है उस विभाग को पता ही नहीं, उससे एनओसी जारी ही नहीं हुई, तो खनन कैसे शुरू होगी? दूसरी बात, अगर बात करें खनन की और अगर अधिकारियों की बात करें तो सर, निम्न स्तर के अधिकारियों के आधार पर सरकार को गुमराह करके झूठी रिपोर्टें बना करके जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिन अधिकारियों की झूठी रिपोर्टों पे हमारे क्षेत्र के, हमारे हरियाणा प्रदेश के, हमारे जिला के लोगों की शिकायतें दफ्तर दाखिल की गई, उन लोगों को विजिलेंस हरियाणा ने 1.5 करोड़ की रिश्वतखोरी में पकड़ा, जो सलाखों के पीछे है। उन शिकायतों का क्या होगा जो उनकी रिपोर्टों के आधार पर दाखिल दफ्तर कर दी गई? हरियाणा सरकार को इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और मैं कहता हूं, ये कहते हैं कि नियमानुसार खनन हो रही है, मैं साथ चलता हूं, वीडियोग्राफी में जांच करे, जहां मैं जाऊंगा वीडियोग्राफी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हरियाणा सरकार की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ठीक है तो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करा दे। अगर बड़े चेहरे और कई नकाबपोश सामने ना आ जाए तो जी आवाज नहीं आ रही। मैं ठीक कराता हूं सर, आप एडवोकेट साहब आप कंप्लीट करिए। ओंकार सिंह साहब, मैं ठीक करा रहा हूं सर। अगर हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अवैध खनन और ओवरलोड की सीबीआई जांच करा दे तो मैं चैलेंज से कह सकता हूं ये हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होगा। और कई बड़े चेहरे और कई बड़े नकाबपोश सामने आ जाएंगे। और प्लीज आवाज खोलिए, पता लगे क्या बोल रहे हैं भाई साहब। मैं ठीक करा रहा हूं सर, मेरी टीम देख रही है सर, इसको ठीक करा रहे हैं। जो भी इस खेल में इन्वॉल्व है उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। देखिएगा, निम्न स्तर के अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी जाती है, पत्राचार में कुछ और कहते हैं, सरकार को कुछ रिपोर्ट और भेजते हैं। और देखिएगा, पिछले चुनाव में अगर जमुना के एरिया की बात करें तो बीजेपी सरकार को एक मुश्त यहां से कामयाबी आई थी, परंतु उसके बाद जो दोबारा चुनाव हुआ तो उसके परिणाम जो थे वो विपरीत आने लग गए थे। और आने वाला समय और भी गंभीर होगा अगर सरकार इन्हीं निम्न स्तर के भ्रष्ट कुछ चंद अधिकारियों के ऊपर विश्वास करती रही और इसी तरह की रिपोर्टों पे आम किसान को खत्म करने का कार्य करती रही। तो मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार को समय रहते अवैध खनन पे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वंदना जी का कमेंट बहुत जरूरी अब इस पर है, चूंकि आप तीनों ने अपनी बात को रखा और बहुत महत्वपूर्ण जो पहलू आप सिंह साहब उठा रहे हैं। वंदना जी, चाहूंगा आप जवाब दें, संरक्षण कौन दे रहा है और जो बातें सिंह साहब ने अभी कही वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
देखिए, मुझे लगता है वरयाम सिंह जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि आपकी जो आवाज ही नहीं आ रही। सर मैं करा रहा हूँ, ठीक करा रहा हूँ। वंदना जी आप बोलिए। जी जी, वरयाम सिंह जी ने कहा है कि जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने इस तरह की बात कही है, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई चीजें हैं तो संज्ञान में ली जाएंगी। लेकिन मेरी पार्टी, मेरी सरकार की नियत ये है कि अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैं सुन रही थी, ओंकार सिंह जी का प्रश्न था, उन्होंने कहा था कि पैसा इकट्ठा करना सरकार का काम नहीं है। मुझे लगता है आपको मंशा समझनी चाहिए। अगर अवैध माइनिंग के लिए खुला अजी, छोड़ आवाज देंगे नहीं तो आ रही जी। रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेंगे? हाँ, रेवेन्यू जोड़ कलेक्ट दीजिए। तभी हो रहा है जब आपने लीगली उनको ठेके दिए हुए हैं, तभी तो रेवेन्यू आएगा। पहले रेवेन्यू क्यों नहीं आया करता था? क्योंकि लीगली ठेके नहीं दिए थे। अब ऑनलाइन ठेके दिए जा रहे हैं और उसके बाद रेवेन्यू आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर पैसे इकट्ठे करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये कंपैरिजन बताया जा रहा है कि लीगली और इलीगली जो हाँ जी, आ माइनिंग रही है है। उसका उसका रीजन क्या है। दूसरा कर दो। दूसरा कुछ एक केसेस जो है, अभी ओंकार सिंह जी भी जिक्र कर रहे थे और हमने डीएसपी जो है उनका भी मैंने पहले भी जिक्र किया था। आप ये देखिए, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है इन माइनर्स की, अवैध माइनर्स की, कि उनको लगता है पकड़े जाएंगे तो किसी तरह से भी अटैक करके भागो, क्योंकि उनको पता है उसके बाद बख्शे तो जाएंगे नहीं। लेकिन एक चीज और वो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वो ये भी समझ ले, अगर हमारे किसी पुलिस वाले पर इन्होंने हाथ भी रखने की कोशिश किया तो बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पूरी एसओपी जो है अधिकारियों के लिए तैयार की गई है। मैंने उसका एक एक पॉइंट देखा है, मैं उसको जानती हूँ कि किस प्रकार से वीडियोग्राफी करने के लिए अधिकारी को ये बोला गया कि वो ग्रुप में जाएं। 3 ग्रुप कम 3 होने चाहिए। फॉरेस्ट एरिया में है तो बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी साथ में जाने चाहिए। इस प्रकार के तमाम तरह के जो स्टेप है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मंशा खराब नहीं है। अभी यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे कौन है। अभी ये भी कहा गया कि छोटे छोटे, अभी केवल धिंगड़ा जी ने कह दिया कि कोई बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा, छोटे छोटे लोग हैं। अब ये छोटे कौन होते हैं, बड़े कौन होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बड़े मगरमच्छ कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी में से निकल जाए। मुझे मालूम है मेवात में कौन तो एमएलए, गिरफ्तार कीजिए भिवानी उनको। में किसी कौन, पार्टी का बिल्कुल क्यों देख रहे पकड़ेंगे, हो? बिल्कुल दूसरी पार्टी में पकड़ेंगे। से ओंकार निकले ना सिंह जी निकले, बीच में नहीं, आप बीच उस में पर नहीं, कार्रवाई बीच में नहीं। कीजिए। आप प्रश्न ये क्या कीजिए बात हुई? अपनी बारे में, अपनी बारे में। आप ओंकार कार्रवाई सिंह जी, कीजिए उस ओंकार पर। सिंह ये जी, क्या बात हुई? दूसरी ओंकार पार्टी का सिंह निकले। जी, ओंकार सिंह जी, अरे अपनी बारे में, वंदना जी अपनी देखिए, बारे में। कानून के सामने कानून सबसे बराबर पे कोई निपटता है। सबसे बड़ा है आपकी ये जो क्या बात हुई? पकड़े जाएंगे, क्यों कोई जो आपका ना पकड़े निकला है? जाएंगे, जो अरे पकड़े वंदना जाएंगे जी की आपके सुनिए, पढ़ सामने के भी जाया आएंगे। कीजिए। अरे बिना पकड़े पढ़े जाएंगे जाया तो आपके कीजिए सामने ऐसे। भी आएंगे ना, पकड़े जाएंगे तो आपके सामने भी आएंगे। मैं क्यों मना कर रही हूँ उसको? अगर पकड़ में होंगे तो आपके सामने भी आएंगे। मैं तो हाँ इसकी तो बात कर पकड़ो, रही हूँ कि सरकार आपकी है। अरे चाहे पकड़ ही किसी रहे पार्टी हैं, का हो, अरे पकड़ो। पकड़ ही रहे हैं असल में वो ओंकार आप ही सिंह की जी। नहीं, पार्टी मुझे के हैं। पराग, ऐसे ऐसे आप ही तो की डिबेट नहीं पार्टी हो के सकती, जिनको नहीं पकड़ रहे आप। ऐसे डिबेट नहीं पकड़िए हो सकती। उनको। माना कि आपको आवाज नहीं आ रही थी तो इसका मतलब अभी यहाँ पे सारा थोड़ा बोलेंगे आपको। एटलीस्ट मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, ऐसे 1 to 1 तो डिबेट नहीं हो सकती। वंदना अगर जी, आपको वंदना बात जी एक बात है मैं आ रहा हूं तो आपके मैं पास, आप थोड़ा कह सा रहे रुक किसी और जाइए। पार्टी के हो सकते हैं। नहीं, आप ही की नहीं। पार्टी के होंगे जो पकड़े नहीं जा रहे। चलिए अच्छा, थोड़ा सा तो रुक जाइए। आपके पास इसका कोई proof? जैसे आप मेरे को बोल रहे हैं कि अगर मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आपकी मैंने कहा पार्टी के होंगे। हो। नहीं, मैंने मैंने कहा होंगे, आप ही की होंगे। पार्टी के होंगे मैं भी तो ये जो कह आप रही नहीं हूँ पकड़ रहे होंगे। उनको। मैं क्यों भी नहीं तो ये पकड़ कह रहे? रही हूँ होंगे। सरकार आपकी, जिम्मेवारी आपकी है। ओंकार सिंह आपको जी, मुझे इसलिए सत्ता मुझे में लगता बिठाया। है, ओंकार जनता सिंह ने जी, सत्ता किस ओंकार लिए दी सिंह जी, आपको? वो अरे 5 हम साल पकड़ के लिए दी लेंगे जाती अंकल, है। बच 8 के साल बीत रहिएगा, चुके हैं। बच के रहिएगा, आपकी पार्टी में से कोई ना निकल आए। 8 अगर हमें साल बीत लगा, चुके हैं। और छोड़ेंगे कितने नहीं, साल चाहिए आपको? 50 साल छोड़ेंगे चलिए चाहिए ठीक है, ना? नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ओंकार थोड़ा सा आप सिंह जी, रुकिए। थोड़ा लगातार छोड़ेंगे आगे पकड़ने बढ़ते का, हैं, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज। कौन सुन कह रहा है लीजिए। छोड़ो एक आपको? एक मुझे करके। लगता है ये पूरा टाइम तो मेरा इन्होंने ऐसे खत्म कर दिया। पराग, अगर ऐसी डिबेट होनी है तो फायदा नहीं है। अब मैं इनको बोलने नहीं दूंगी, फिर वही बात है, आप कहोगे कि डिबेट का नहीं क्या नहीं कर दिया। प्लीज, मैं सभी से नहीं, अब मैं दरख्वास्त कर इनको रहा नहीं हूँ, बोलने आप दूंगी। कंप्लीट कर लीजिए मैं वंदना अपना, जी, कंप्लीट कर आपने मुझे लीजिए। यहाँ पर अपनी सरकार का अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बुलाया है कंप्लीट तो कर लीजिए एटलीस्ट आप, आप फिर मैं केवल सुनेंगे जी तो के पास सही जा ना। रहा हूँ। जी, बिल्कुल सिंपल बात यही है कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि एक राज्य की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से जो रेत है, मोरंग है, बदरपुर है, गिट्टी है, बोल्डर है, वो जो रिक्वायर्ड होता है, कई बार जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो इस तरह की भी स्थिति आ जाती है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। वो एरियाज जहां पर फरीदाबाद का है, अरावली क्षेत्र का है, वहां पर माइनिंग की परमिशन भी मांगी। लेकिन आप देखिए, जहां पर हमें परमिशन मिली हुई है वहां पे हमने ई नीलामी की हुई है। और जहां पर हमें लगता है कि कहीं पर अगर अवैध माइनिंग हो रही है तो उस पर पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पकड़े। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 चीजें चाहिए होती है कि एक तो सख्त सरकार भी चाहिए, साथ में प्रशासन भी चाहिए, और कहीं ना कहीं जन भागीदारी भी चाहिए। आप ये देखिए कि कई एरियाज में, मैं बिल्कुल आपके सामने क्लियर बोलना चाहूंगी कि कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार के अधिकारी लोग ही मिले रहते हैं कि उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन मैंने अगर आपको यहाँ पर हिंट दिया है कि वो आपकी पार्टी के भी हो सकते हैं, तो आप ये देखिए मेवात और भिवानी में अधिकतर अवैध खनन के मामले अगर दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपका भी सपोर्ट। तो हमें लगेगा कि कांग्रेस के पार्टी का कोई व्यक्ति है तो उसको भी पकड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति है तो भी उसको पकड़ेंगे, कोई बच्चा नहीं जाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है बहुत क्लियर कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने आ रहा है उसको पकड़ने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ठीक तो है। कोई पीछे हट ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए केवल ढींगरा जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं बहुत देर से, उसके बाद मैं ओंकार सिंह जी और वरियाम जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, अभी जो वंदना पोकली जी ने अपनी बात रखी उसमें ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी का भी हो सकता है। इसका मतलब 8 साल से आप ये सोच रहे थे कि कौन सी पार्टी का कौन होगा, इसलिए पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे। बड़े मगरमच्छ हो सकता है कौन सी दिया नहीं, सुनिए आपके बड़े बड़े मैं आपके बीच में नहीं बोलता, सुन लो ना। मगरमच्छ अब आपकी आपको पार्टी भी में तो होते वही हैं। चीज लागू होती है, आप बीच में मत बोले ना। नहीं, सिर्फ एक लाइन अब आप दूसरों को बड़े कहते हैं, मेरे आपके मगरमच्छ बीच में भी तो सेम बात लागू होती है ना। लगातार नहीं आप मेरी बात बोलते। समझें, एक सेकंड आप मेरी बात समझें। बात का मतलब ये है कि जो आप बात अपनी कर रहे थे ना, उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जो आपको ये कह रहा था मैं कि आप लोग खुद ही ये बात कह रहे हैं कि किसी पार्टी का हो सकता है, इसलिए हम ये आप किसी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी पार्टी का मगरमच्छ होगा तो हम उसको देख के पकड़ेंगे। ऐसा भी होता है कभी? आप पकड़िए ना, आपके पास पूरी पावर है, सरकार आपको लोगों ने दी है। आपने, हालांकि पूरी सरकार आपको नहीं मिली थी, आपके साथ कोई 10 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने यमुना पार पहुंचाना था, लेकिन आपने तो वो लोग साथ मिला लिए जो यमुना पार वाले थे, और आप लोग उनके साथ मिलकर देश को धोखा दे रहे हो, प्रदेश को धोखा दे रहे हो। आप धोखा मत दीजिए ना। आप कह रहे हो कि इसकी पार्टी का, कभी उसकी पार्टी का। ये सरकार का काम पार्टियां खोजना भी होता है क्या? सरकार का काम होता है मगरमच्छों को, उसको पकड़ना और उसके ऊपर केवल ढींगरा जी, वंदना जी अभी इससे पहले कह रही थी कि पहले तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी सर, मामले ही दर्ज नहीं होते थे, जितने मामले अब दर्ज हो रहे हैं पकड़े जा रहे हैं। आप सुनिए, मैं कुछ नहीं पकड़ रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये छोटे छोटे आदमियों पे जुर्माने लगा रहे हैं। वो हमें भी बड़ा पता है कौन है सर? वही तो आज हम समझ रहे हैं, बड़ा कौन है अब मैं बताता हूँ जिसको बड़ा पकड़ना कौन है। चाहिए? आप सुनिए, मैं बताता हूँ बड़ा कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया माइनिंग पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पे बैन लगा दिया तो इन्होंने HSIDC को काम दिया हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। लेकिन ये क्या करते रहे, अरावली के पर्वतों को अवैध माइनिंग के थ्रू अपनी सरकार के टाइम पे खोदते रहे। पूरे का पूरा अरावली पर्वत खोद दिया और उसकी जो नीचे जा रहा है पर्वत, और खड्डे बना दिए इतने बड़े, इतनी बुरी हालत से। सारे पशु पक्षी जानवर, इन्होंने उनकी भी परवाह नहीं की, और सारे कुछ इसके बीच में बड़े बड़े आदमी, मैं आपको बताता हूं, ये सरकार की शय के साथ चल रहा है। और सरकार की शय जो इसलिए है क्योंकि सरकार जो है इस मामले में आंखें मूंदे बैठी है। वो किसी आदमी को, बड़े आदमी को इसलिए गिरफ्तार नहीं करना चाहती क्योंकि उसके एवज में पैसा खा रही है, और वो पैसे के चक्कर में सारा कुछ आंख मूंद कर सरकार बैठी है। और सरकार ये नहीं चाहती कि उन मगरमच्छों को पकड़ा जाए। अगर उन मगरमच्छों को पकड़ा जाए तो सरकार की पोल खुल जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है, छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है ना? पोल खोलना ना खुल जाए इसलिए ये काम। अगर बड़े मगरमच्छ बाहर हैं तो छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं आपके मुताबिक? ना, कोई छोटी मछली नहीं पकड़ी जा रही। ये चलिए ओंकार सिंह जी एक रिएक्शन दे दें, उसके बाद में आऊंगा। हाँ, ओंकार सिंह जी रखिए अपने बात। ठीक है ओंकार सिंह जी, धरती का सीना चीर रहे हैं ये लोग, और हम राजनीति कर रहे हैं, बताइए। ठीक है ओंकार सिंह जी, धरती का सीना ये लोग चीर रहे हैं और हम लोग राजनीति करें। राग जी देखिए, आप मुद्दा लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुद्दा लेके आए, उसके ऊपर हम बोलेंगे तो थी ना। अगर बोलने को राजनीतिक कहते तो फिर मुद्दा लेके ही ना आइए प्लीज। आप मुद्दा लेके आए, बहुत बढ़िया मुद्दा है, और उस पे अगर मैं बोलने की इजाजत नहीं, अगर बोलना इसको कहते हैं राजनीति, तो फिर बड़े अफसोस की बात है, फिर तो कोई मुद्दा लेके ना आया। हम आरोप लगाएं सर, बिना बेबुनियाद आरोप लगाने से बेहतर है कि हम समाधान खोजें। नहीं, सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बहन ने बोला, और मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं किसी एक पर्सन से नहीं कह रहा हूँ। सुनिए जी, मेरी बहन ने बोला जनता की भागीदारी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
2021 का नारायणगढ़ का गांव है हमीदपुर। हमीदपुर के लोगों ने मारकंडा नदी से अवैध खनन की शिकायत करी लिखित जी। में, और गाड़ियां भी पकड़ पकड़ के सरकार को पकड़ाई, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इसको क्या बोलेंगे? आपने तीसरा पॉइंट बोला था कि खनन किसकी शाह पर हो रहा है, तो खनन या तो आपकी शाह पे हो रहा है या सरकार की शाह पे हो रहा है। मेरी शाह पे तो हो नहीं रहा। पराग जी देखिए, आपको भी गलत जी। लगेगा, मैंने बोला आपकी शाह पे हो रहा है, कारण क्योंकि खनन अगर किसी की शाह पे हो रहा है तो वो सत्ता पक्ष की शाह पे हो रहा है, वो किसी विपक्ष की शाह पे नहीं हो रहा। और अधिकारी किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में। मेरी बहन कहती है कि बख्शे नहीं जाएंगे, अरे भाई बख्शे जाने भी नहीं चाहिए। इसके ऊपर किसी पार्टी का, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई मतलब नहीं है। आपको सरकार चलाने का मौका दिया था 5 साल का, अगले 5 साल तो आपके 40 विधायक थे, फिर भी आप सत्ता में आ गए। अब आपके 8 साल पूरे हो चुके, 9वां चल रहा है, और 6 महीने साल के बाद इनकी हालात पतली हो जाएगी। अगर अभी भी आप 9 साल में कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैं मानता हूं आपको सरकार चलाने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है। हाँ, जी। खनन का मामला जो है हाँ। सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आपका अगर कोई सहयोग नहीं कर रहा, आपका कोई इनेलो का सहयोग नहीं कर रहा, आप उसका नाम स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस का अगर कोई सहयोग नहीं कर रहा, नाम स्पष्ट कीजिए, लेकिन अपनी कमियों को दूसरे पर ना थोपिए। मैं मानता हूँ बीमारी लंबी है, लेकिन इतनी लंबी भी बीमारी नहीं है। कैंसर चलिए, का माना इलाज आपने। भी हो जाता है अब तो। हाँ, ठीक है। कैंसर मैं का सिंह इलाज साहब भी हो जी। जाता है, कोरोना का भी इलाज हुआ, तो क्या तुम्हारे से खनन का इलाज नहीं हो रहा? हो जाएगा। ठीक है। 10 दिन में सब कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपकी नीयत ठीक हो, हाँ। अगर आपकी नीयत खनन माफियाओं को जेल में डालने की हो, तो 10 दिन में इलाज हो जाएगा। ठीक है। अब अब सिंह साहब से एक रिएक्शन में ले लेता हूं, वंदना जी, उसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। सिंह साहब रखिए अपनी बात। वंदना जी जी। अब तो इन्होंने 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को भी रोक दिया। ठीक है, ओंकार सिंह जी, मैं आप लौट रहा हूं सर, थोड़ा सा समय अब कम है, अब मैं लौट रहा हूं धीरे धीरे एक करके। सिंह साहब अपनी बात रखिए। कार्रवाई तो हो रही है, वंदना जी कह रही हैं, आपने जो शिकायत की है उन पर भी कह रहे हैं कि संज्ञान जरूर लिया जाना चाहिए और हम लेंगे भी। मैं वंदना जी को एक बताना चाहता हूं कि देखिए, वंदना जी कह रहे हैं कि हो सकता है किसी और पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, और यही बात ओंकार जी भी कह रहे हैं और डिंगरा साहब भी कह रहे हैं कि किसी और पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। तो कुल मिला के इन्वॉल्वमेंट पार्टियों की जरूर है, और स्टेट की पार्टियों की अगर इन्वॉल्वमेंट है, छोटी जांच एजेंसियां जो राज्य स्तर की हैं वो कार्य निष्पक्ष नहीं कर रही। ये क्वेश्चन तीनों ही वक्ताओं ने बताया है, जो पॉलिटिक्स से आते हैं, उन्होंने तीनों ने कहा है कि पॉलिटिकल वो किसी की भी हो, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं, वो उस पर लगा रहे हैं, परंतु इन्वॉल्वमेंट तो है। तो इस इन्वॉल्वमेंट को अगर आपने सामने लाना है, वो किसी की भी हो, वंदना जी, ये आपसे मेरी प्रार्थना है कि सीबीआई जांच करा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसकी पार्टी का जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। दूसरी बात, एफआईआर की बात की जा रही है, वंदना जी, एफआईआर की बात की जा रही है। मेरे खुद के नाम से एक एफआईआर रजिस्टर्ड है, 1.5 साल हो गया, आज तक मोबाइल ट्रेस होकर पंचकुला से वापिस नहीं आए, क्योंकि उस मोबाइलों में किसी भी पार्टी के बड़े आला अधिकारियों की कम्युनिकेशन थी, और वो मोबाइल आएंगे भी नहीं। मैं उसमें खुद शिकायत करता हूं, और पुलिस ने उसमें खुद मानना है कि जो अवैध खनन है वो रैकी ग्रुप के माध्यम से चलती थी। ठीक है। और खुद मानना है कि 220 लोग उससे जुड़े हुए थे। हाँ। एक आदमी की गिरफ्तारी करके बाकी 219 आदमी कहां हैं? 1.5 साल हो गए। मैं न्याय लेने के लिए किसके पास जाऊं? मैं अपनी बहन से अनुरोध करता हूं, हाँ। अगर हम गलत हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अगर हमारी मौजूदा सरकार वो हमारी सबकी है, सरकार सबकी है, किसी ने भी, देखो मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं तीनों पार्टियों में से, परंतु मैं एक बात कहता हूं, वो किसी की, आज जिसकी सरकार है वो हमारी सरकार है। हमारी सरकार जब आई थी तो ये कह के आई थी कि जन जन को न्याय मिलेगा, जन जन का विकास होगा, हर घर का विकास होगा, हर आदमी को न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप 9 साल में इस यमुना नदी को खोद के जो खनन का जिन्होंने टेंडर लिया है वो अपने अपने एरिया में चले जाएंगे, हम कहां जाएंगे? जिनकी जमीनें गिर जाएंगी, जो भूमि हो जाएंगे। मैं कमेंट इस पर वंदना जी का ले लेता, बहुत संक्षिप्त जी, मेरा एक लास्ट, रख लीजिए। मैं तो आप जी बता सकता हूं, हमारे क्षेत्र में यमुना नगर में 20-20 एकड़ के जिम्मेदार हैं, जिनके पास बरसीन बोने के लिए 2 कनाल जगह नहीं बची, सारी जमुना में समा गई, इस खनन की भेंट चढ़ गई। आज तक कोई, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये सच है, वीडियोग्राफी में आए, मेरी बाजू सरकार का नॉमिनेट पकड़े, मैं दिखा दूंगा यमुना नदी के अंदर किस तरह से गैर कानूनी तरीके से खनन चल रही है। ठीक है। वंदना जी, बहुत संक्षेप में और आखिरी उत्तर आपका चाहूंगा, बहुत संक्षेप में मैम।
देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि अभी बार बार पार्टी की बात हो रही थी और मगरमच्छ की बात हो रही थी, तो ये बात क्यों है? क्योंकि अब जब क्लियरली दिख रहा है कि सामने से लोग पकड़े जा रहे हैं, एफआईआर हो रही है, उन पर फाइन लग रहा है, तो कैसे बोले, नकारे कैसे कि हाँ सरकार कुछ नहीं कर रही। फिर नाम बोले, लीजिए कौन पकड़ा फिर गया, बोले आप, फिर बोले नाम लीजिए नहीं ना सर, कौन समय पकड़ा नहीं गया। है मेरे पास, बहुत संक्षेप में उत्तर वंदना जी से मैं ले रहा हूँ, उसके बाद नहीं, ओंकार जी ये आपके तो पास आऊंगा। प्लीज सर, प्लीज समय जाया मत करिए, समय की बहुत कमी है। जी, वंदना जी आप जल्दी तो से। कहीं ना कहीं ये क्या कहना पड़ गया इनको कि कोई ना कोई मगरमच्छ जरूर है, तो हो सकता नाम है लीजिए ना कौन आपके है, समय में रहता। नाम लीजिए कौन पकड़ा आपने, केवल धिंगड़ा जी, केवल धिंगड़ा जी, नाम लीजिए ना कौन पकड़ लिया आपने, केवल किसको धिंगड़ा पकड़ा जी, आपने, नाम लीजिए इनके पास कमाल है। आप नाम लीजिए ना, किसको सुन पकड़ लिया। लीजिए। आपने कहा कि हमने बड़े पकड़ा है, तो नाम लीजिए किसको तो पकड़ क्या लिया। आपको क्या लगता है कि जो खनन माफिया हैं उनके मैं नाम साथ में लेकर आपके डिबेट में मुझे बैठना था, तो बता दीजिए। मुझे अच्छी लगा बात है, सरकार लाने का चाहिए पक्ष थे लेना आपको है। नाम। मुझे अगर लगा आपने सरकार पकड़े का हैं तो पक्ष नाम लेना लाने चाहिए थे है। आपको। मुझे लगता है सरकार का कमाल है। आप कहोगे कि मर्डर कितने सरकार लोगों ने, ने किया, सरकार के आदमी चोरी नाम किसने नहीं बताते करी, क्या जिनको चोरी पकड़ते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है चोरी किसने करी, मर्डर किसने किया, आपने कहा कि ये किसने आईएनएलडी का चाहिए। आदमी भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो अरे सकता है, तो आप अरे नाम सुन लो बताने से भैया, गुरेज क्यों करते केवल जी, मैंने आप बीच हैं। अब में नहीं बताइए ना, टोका था, ये बीजेपी का कोई कौन सा तरीका नहीं मगरमच्छ था, है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। बीजेपी का था मगरमच्छ, बता दीजिए कौन सी पार्टी का मगरमच्छ था, वो बता दीजिए। कैप्टन अजय यादव आपके वन मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय आफ्ताब अहमद आपके ही उन्होंने एमएलए क्या हुआ कर करते दिया, थे। सुन तो लो उन्होंने भैया, क्या कर दिया, सुनना नहीं मैं है, आपको बता देता हूँ। सुनना एक नहीं है, मिनट ठहरिए, पराग लो, नहीं आप सुनिए। ये कह रहे हैं केवल अरावली में, केवल धिंगड़ा जी अरावली में प्लीज, सुनिए, समय नहीं है, एक एक करके रख लीजिए अपना। देखिए आप अपना ही समय खराब कर रहे हैं, इनको म्यूट कराइए, इनको म्यूट अपना ही कराइए। समय खराब कर रहे हैं आप लोग, प्लीज। अरावली में अरे खनन केवल किसने धिंगड़ा जी, कराया, आप सुप्रीम कोर्ट की, आपके पास जवाब नहीं होते है ना, इसीलिए आप बताइए। किसी को बिगाड़ते हैं। आप किसी को सुप्रीम कोर्ट के बिगाड़ते बयान हैं। के बावजूद अरावली में खनन किसने सरकार करवाया, डूबे हुए हैं। और आपकी सरकार क्या कर रही थी उस समय। सरकार, हमारी सरकार की जब बैन था 2009 का था बैन, कौन कर रहा था उस समय बैन? चलिए सर, अवैध खनन कर रहे थे, आज- खनन नहीं कर रहे थे, अवैध खनन। आज कौन कर रहा था अवैध आज खनन? वक्त इतनी इजाजत दे रहा हमें, नाम लीजिए। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है आज। आपको तो फाइनल कमेंट रख लेने आप दीजिए। सुनना नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। आप जा- ओंकार सिंह जी बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए, क्योंकि नहीं, केवल जी तो बोल लिया अब। पराग कोई नहीं बोलेगा। ठीक है। पराग नहीं, पराग नहीं। समय नहीं है अब मेरे पास, ये जानबूझ प्लीज। के- जानबूझ के जब तक डरते नियत हुए और नीति कि आप ठीक नहीं होगा, डरते हैं, खनन या रुकने वाला नहीं है। इसलिए वो अगर चाहते हैं सरकार कि ना सही मन सुने, से काम इसलिए रोकना चाहे, सही मन से की आवाज अपराधियों को को बंद पकड़ना करना चाहते चाहे, हैं, वो बड़ी पॉसिबल बात नहीं नहीं है। होगा। जब कोई हत्या होती है, नाम नहीं मालूम होता। ठीक है वंदना जी, आश्वस्त कर रहे हैं ना आप आश्वस्त कर रहे हैं ना कार्रवाई को लेकर। इनके समय में क्या होता था हम सभी ने देखा है, और अभी राजस्थान में भी जाके देख लीजिए कितना ठीक है। बुरा हाल हो रखा है। चलिए आज आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। सिंह साहब आपका शुक्रिया, ढिंगरा साहब आपका शुक्रिया, साथ ही वंदना जी आपका शुक्रिया। तो अवैध खनन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, हरियाणा के अंदर कार्रवाई भी हो रही है। सवाल यह है कि प्रशासन सख्त, फिर भी अवैध खनन करने वाले मस्त। नमस्कार।